किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मशीन लर्निंग में इंजॉय करना चाहते हो। ओके, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ डैजलिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रतीक और मैं आपको टोटली मशीन लर्निंग बहुत ही इंजॉय कराऊंगा। मैटर नहीं करता कि आप कौन से लेवल पे हो, मैं आपको डैजलिंग लेवल पे लाके खड़ा करूंगा। ओके, डैजलिंग लेवल क्या होता है आप लीनियर रिग्रेशन समझते समझते समझ जाओगे कि डैजलिंग करियर का लेवल क्या होता है। ओके, लीनियर अलजेब्रा का सबसे पहले मैं रिवीजन कर लेता हूँ। पूरे लीनियर अलजेब्रा में हम यही सॉल्व करते रहते हैं, ax इक्वल टू बी, राइट। आप लीनियर सिस्टम सॉल्व करने की कोशिश करते हो जहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई n क्रॉस d का मैट्रिक्स है, समझिए। x का साइज क्या होगा सर, एक वेक्टर है, d क्रॉस 1 का ही होना पड़ेगा अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर से। रिजल्टेंट वेक्टर का साइज क्या होगा सर, n क्रॉस 1 का होगा रिजल्टेंट वेक्टर का साइज, n क्रॉस 1। तो लीनियर अलजेब्रा में आप ये सिस्टम सॉल्व करने की कोशिश करते हो। मशीन लर्निंग में आप कौन सा सिस्टम सॉल्व करोगे बताएं। यहाँ पे आपका मैट्रिक्स कैपिटल एक्स से आप इंडिकेट करोगे और यहाँ पे जो आपका वेक्टर होगा वो आप थीटा से इंडिकेट करोगे और यहाँ पे जो आपका बी वेक्टर होगा वो आप वाई से इंडिकेट करोगे। कहानी सेम, ये भी एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल इसे एन क्रॉस डी का समझिए। ओके, यहाँ पे थीटा आपका एक वेक्टर है, इसका साइज है डी क्रॉस 1। यहाँ पे y आपका एक वेक्टर है, इसका साइज है n क्रॉस 1। तो लीनियर अलजेब्रा में हम ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मशीन लर्निंग में हम ऐसा कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई दूसरे नाम भी आ सकते हैं, मतलब दूसरे लेटर्स भी आ सकते हैं, पर समझने की कोशिश करिए। लीनियर अलजेब्रा में ऐसा कुछ सॉल्व करते हैं, मशीन लर्निंग में ऐसा कुछ तो हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपने लीनियर अलजेब्रा की समझ से आपको पता होगा जब आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करोगे आइदर यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। पर मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं बताया, नो सॉल्यूशन आएगा तो हम हार नहीं मानते हैं, हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसका मतलब क्या है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसका मतलब क्या है एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसका भी मतलब क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसका मतलब क्या है। ये दोनों पिक्चर सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपका एक्स मैट्रिक्स ना कुछ तो ऐसा सोच रहा हूँ। एक्स मैट्रिक्स एक बेसिक से एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स को ना मैं या फिर इसी एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक्स में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कितने कॉलम्स देख सकते हैं, आपके एक्स मैट्रिक्स में डी कॉलम्स देख सकते हैं। यहाँ पे डी कॉलम्स बना लेता हूँ, C1 एक कॉलम है, C2 एक कॉलम है, ऐसे यहाँ पे CD कॉलम्स हैं आपके एक्स मैट्रिक्स में। ओके, अगर मैं आपको पूछूंगा बताइए इस हर कॉलम का साइज क्या है, मतलब क्या है, ये कॉलम वेक्टर है, ये भी एक कॉलम वेक्टर है, ये भी एक कॉलम वेक्टर है। एक मैट्रिक्स के अंदर ये सारे कॉलम्स है तो सारे कॉलम वेक्टर्स का साइज तो सेम होना चाहिए, पर साइज है क्या, जितने रोज हैं उतने ही यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए, उतने ही यहाँ पे भी कंपोनेंट्स हो गए, उतने ही यहाँ पे भी कंपोनेंट्स हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हर कॉलम वेक्टर का साइज n क्रॉस 1 है, इस यहाँ इसका भी साइज n क्रॉस 1 है, इसका भी साइज n क्रॉस 1 है। तो मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे d क्या इंडिकेट करता है कि इसमें d कॉलम्स हैं, n क्या इंडिकेट करता है हर कॉलम में n कंपोनेंट्स है, इसमें भी n कंपोनेंट्स है, इसमें भी n कंपोनेंट्स है। यहाँ पे मैं x मैट्रिक्स आपका क्रिएट कर लेता हूँ। थोड़ा स्लो जाते हैं क्योंकि ये एक तरह से ना आपका पूरा पिक्चर बनाने वाला है, आगे विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्स मैट्रिक्स है। अब मैं आपको बोलता हूँ थीटा वेक्टर, आप सोच सकते हैं कि कैसा दिखाई देगा थीटा वेक्टर। तो देखिए थीटा एक कॉलम वेक्टर है, राइट। डी क्रॉस 1 मतलब एक सिंगल कॉलम का वेक्टर है। इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं सर, डी कंपोनेंट्स हैं। ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे डी कॉलम्स हैं तो यहाँ पे डी कंपोनेंट्स होने चाहिए।
तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहला कंपोनेंट है, ऐसा दूसरा कंपोनेंट है, ऐसे यहाँ पे कुछ डी कंपोनेंट्स है। ये परफॉर्म करोगे आप मैट्रिक्स का और इस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, तो होगा क्या, आपको रिजल्टेंट यहाँ पे एक वेक्टर दिखाई देगा y, जिसका साइज क्या है सर, जिसका साइज है n×1। ओके, तो ये ऑपरेशन मेरे हिसाब से आपके बेसिक्स आपके इतने क्लियर हो गए। तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ना मैं चाहता हूं कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह देखिए। मैं चाहता हूं कि इसे ना मैं थोड़ा एक्सपांड करके बताऊं कि ये दिखता कैसा है। तो फॉर एग्जांपल आपका C1 कॉलम मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपका C2 कॉलम बना लेता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। और यहाँ पे मैं आपका फॉर एग्जांपल CD कॉलम बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं आपका y वेक्टर बना लेता हूँ। ओके, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो पता है, इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये y वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कैसे कर रहे हो लीनियर कॉम्बिनेशन सर, इन कांस्टेंट्स के हेल्प से। आप क्या कर रहे हो, एक θ1 कांस्टेंट कॉलम वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, θ2 वेक्टर सॉरी θ2 कांस्टेंट कॉलम 2 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऐसे आपने हर कॉलम से कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लास्ट कॉलम से कौन सा मल्टीप्लाई होगा सर, लास्ट कांस्टेंट θd। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ θd। सबसे पहले यहाँ पे समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट रियल वैल्यू है। तो आप क्या कर रहे हो, इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये y वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो, क्योंकि ये पूरा मिला के एक वेक्टर है, पर इस वेक्टर में ये कांस्टेंट वैल्यू था, राइट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू था, ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थे। जैसे एक वेक्टर आपके सामने बना लेता हूँ एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये क्या है सर, एक 3×1 का वेक्टर है। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये भी आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपके इस थीटा वेक्टर में सारे कंपोनेंट्स एक कांस्टेंट है। तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हो इन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही ये वाला लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबका सम कर रहे हो। इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप वाई वेक्टर बना सकते हो क्या। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट की वैल्यूज, कोई भी रियल वैल्यूज आप चूज करिए। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करते हो इसका मतलब कि आपको पूछा जा रहा है क्या आप ये लीनियर कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे एक वाई वेक्टर क्रिएट कर सकते हो क्या, जो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको आजादी है θ1 θ2 θd ये सारे कांस्टेंट अपने मन से चूज करने का। तो जब आप ये मन से चूज करके यहाँ पे एक वेक्टर बना पाते हो जो यहाँ पे दिया है, समझ रहे हो, यहाँ पे जो भी वेक्टर दिया है वो आप सेटिस्फाई कर पाते हो लीनियर कॉम्बिनेशन से, तब आप बोलते हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब आप नहीं बना पाते, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा थीटा ढूंढ ही नहीं सकते, ये सारे थीटा ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू मैं ढूंढ ही नहीं सकता जिसके हेल्प से मैं वाई वेक्टर बना सकता हूँ, तब आप बोलते हो कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। समझ रहे हो, तो इसे एक लिखने का तरीका है। ठीक है, हमारा इस पूरे लेक्चर में फोकस होगा जब हम नहीं बना पाते तब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर बना पाते हैं तो लीनियर अलजेब्रा का तरीका है, राइट, लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट सफिशिएंट है। पर जब नहीं बना पाते तब हम क्या करेंगे वो मैं जानना चाहता हूं। तो नहीं बनाने का मतलब क्या, इसे शॉर्ट हैंड में आप ऐसा लिख सकते हो, y वेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x मैट्रिक्स, कॉलम स्पेस ऑफ x मैट्रिक्स। कॉलम स्पेस ऑफ x मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इन x मैट्रिक्स में जो कॉलम्स है, x मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप y वेक्टर नहीं बना सकते। यही सिंपल सा मतलब है। ओके, ओके, तो इसको ना थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि हुआ क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं वापस से लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे हर कॉलम, ये भी n×1 का है, ये भी n×1 का है, ये भी n×1 का है। वैसे आपका y वेक्टर भी क्या है सर, n×1 का है। ठीक है, ये भी n×1 का है। यहाँ पे हर कॉलम आपका n×1 का है। ओके, इसे थोड़ा इमेजिन करते हैं।
वेक्टर स्पेस की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास वेक्टर स्पेस का नॉलेज होगा, आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे इस लेक्चर को। तो मैं सोचता हूँ कि मैं वेक्टर स्पेस आर एन में हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये है वो कॉलम स्पेस ऑफ एक्स, ये है वो कॉलम स्पेस ऑफ एक्स, कॉलम स्पेस ऑफ एक्स, ठीक है। कॉलम स्पेस भी एक वेक्टर, एक सब स्पेस होता है आपके वेक्टर स्पेस में का, तो उसे डेफिनेटली ओरिजिन से पास करना होगा। ये पॉइंट मैं सोचता हूँ ओरिजिन है। ओके, तो मैंने क्या लिखा था कि आपका जो ये वाई वेक्टर है कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में नहीं है, ये पर्टिकुलर सबस्पेस पे नहीं है, मतलब इस सबस्पेस के ऊपर मैं उसे बता नहीं सकता, ठीक है। तो उसे मैं उस सबस्पेस के बाहर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं तो आपका वाई वेक्टर है। ओके, समझ पा रहे हो राइट? बहुत आसान है। कॉलम स्पेस ऑफ एक्स ये है, उस पे आपका वाई वेक्टर नहीं लाई करता है। ओके, पर मुझे क्या पता है, मैं कॉलम स्पेस ऑफ एक्स एक्स के साथ ही मुझे काम करना है, मुझे अपने इन कॉलम्स के साथ ही काम करना पड़ता है, क्योंकि समझ रहे हो कि आपके पास यही कॉलम्स अवेलेबल है। तो मैं सोचता हूं क्यों ना इस वाई वेक्टर का अप्रोक्सीमेट कोई तो एक वेक्टर ढूंढूं इस कॉलम स्पेस ऑफ एक्स पे। क्यों पता है? अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर इस पे मैं ढूंढ पाया अप्रोक्सीमेटली विच इज वेरी क्लोज टू दिस वाई, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में लाई करेगा, तो मैं इस इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से उसे बना पाऊंगा। क्योंकि आपका वाई वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में नहीं था, राइट? एक मिनट, आपका वाई वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में नहीं था, इसलिए आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स से नहीं बना पा रहे थे। पर अगर आप इसका कोई अप्रोक्सीमेट कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में ढूंढ पाए, तो आप क्या कर सकते हो, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो अप्रोक्सीमेट वेक्टर बना सकते हो। ये वेक्टर तो नहीं बना सकते, पर फॉर एग्जाम्पल इसका कोई प्रॉक्सी आपको मिल गया, कोई डुप्लीकेट आपको मिल गया, ठीक है, तो आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से कॉलम से उसे बना पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैं इसका जो अप्रोक्सीमेट वेक्टर है, क्लोज्ड अप्रोक्सीमेट वेक्टर है, कहां पे ढूंढ रहा हूं सर? कॉलम स्पेस ऑफ एक्स के अंदर ढूंढ रहा हूं। तो सबसे बेस्ट होता है आप इसका ना परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन देखिए, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन देखिए। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ये क्यों देख रहे हैं सर, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है वो वेक्टर, इस वेक्टर को मैं वाई हैट से बुला रहा हूं। आप समझ पा रहे हो? मैं कॉलम्स ऑफ एक्स को यूज करके वाई वेक्टर नहीं बना सकता था, तो मैंने क्या सोचा, इसका कोई क्लोज्ड अप्रोक्सीमेट वाई हैट मेरे कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में ढूंढता हूं। इस वाई हैट को मैंने कैसा देखा है सर? मैंने वाई को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट किया मेरे कॉलम स्पेस ऑफ एक्स पे। ओके ओके, मैं यहां पे लिख लेता हूं चाहे तो, वाई हैट इज ऑर्थोगोनल, y hat is orthogonal projection of vector y, okay, on column space of x, ठीक है। मुझे ये पता है कि मेरा y वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं है, मुझे ये पता है कि y वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं है, पर मैंने ऐसा वेक्टर ढूंढा y हैट जो मेरे कॉलम स्पेस ऑफ x में है। समझ पा रहे हो क्या? हम धीरे धीरे मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा आप नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा आपको समझ में आएगा, पर इतना पार्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। मेरा वाई हैट कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में नहीं था, तो मैंने वाई हैट ढूंढा जो कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में है। वाई एंड वाई हैट के बीच में क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इसलिए क्लोज टू ईच अदर रहने के लिए आपने परपेंडिकुलर उसे प्रोजेक्ट किया। अगर आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप अप्रोक्सीमेशन उसका लाने की कोशिश कर रहे हो कॉलम स्पेस ऑफ एक्स पे। ओके, अगर अभी मैं आपको पूछूंगा बताइए, ठीक है, मैं होप कर रहा हूं कि ये आपने लिख लिया है। मैं ज्यादा टेक्स्ट अपने पीपीटी में ज्यादा पसंद नहीं करता, मुझे खुला खुला ज्यादा पसंद है। अगर मैं आपको बोलूंगा बताइए वाई माइनस, ठीक है, वाई वेक्टर माइनस वाई हैट वेक्टर कहाँ पे दिखाई देगा? वाई वेक्टर माइनस वाई हैट वेक्टर कहाँ पे दिखाई देगा?
ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये ए वेक्टर है और फॉर एग्जाम्पल आपका ये बी वेक्टर है, अगर मुझे कोई पूछेगा बताइए आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहाँ पे दिखाई देगा, तो मैं बोलूंगा बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ। ठीक है, तो वही आइडिया आप यहाँ पे यूज करिए। इस पर्टिकुलर वेक्टर को मैं फॉर एग्जाम्पल ई नाम दे देता हूँ। तो आपका ई वेक्टर कहाँ पे दिखाई देगा सर? ई वेक्टर भी मैं रेड कलर से बताने वाला हूँ। आपका ई वेक्टर ये रहा, ई वेक्टर आपका ये रहा। ओके, ये भी कैसा है सर? आप समझ पा रहे हो कि आप परपेंडिकुलर समझ रहे हो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने वाई हैट जो दिया था वो आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट किया था, राइट, वाई हैट पे। इसलिए ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हो? ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा आपके कॉलम स्पेस ऑफ एक्स पे। समझ पा रहे हो क्यों है? क्योंकि आपका जो वाई का है, आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखा था वाई हैट। वाई हैट का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है वाई हैट। इस वजह से आपके इस वेक्टर को आपके कॉलम स्पेस ऑफ एक्स को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? आपका ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कॉलम स्पेस ऑफ एक्स। ठीक है, कॉलम स्पेस ऑफ एक्स। जिसने लीनियर अलजेब्रा किया उसे पता है, अगर कॉलम स्पेस ऑफ एक्स को परपेंडिकुलर है आपका ई वेक्टर, तो एक्स के सारे कॉलम्स को भी परपेंडिकुलर है, राइट। जैसे आपके एक्स मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स थे? यहाँ पे मैं एक्स मैट्रिक्स बना लेता हूं। C1 एक कॉलम था, C2 एक कॉलम था, ऐसे आपके पास CD कॉलम्स थे। ऐसे आपके पास CD कॉलम्स थे, राइट। हर कॉलम का साइज n×1 है। तो आप क्या बोल रहे हो? आपका ये ई वेक्टर C1 को भी परपेंडिकुलर है, आपका ये ई वेक्टर C2 को भी परपेंडिकुलर है, ऐसे ही आप बोल रहे हो आपका ये ई वेक्टर लास्ट कॉलम CD को भी परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर ई वेक्टर पूरे कॉलम स्पेस को ही परपेंडिकुलर है इस एक्स मैट्रिक्स के, तो इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर है। ओके, ओके, अब मैजिक स्टार्ट होता है। तो देखिए, ये अगर आप एक साथ, मतलब ये जो सिचुएशन है, अगर आप एक साथ क्रिएट करना चाहते हो, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे क्या करना होगा पता है? आपके एक्स मैट्रिक्स का, ठीक है, ट्रांसपोज लेना होगा सिंपली। ओके, और यहाँ पे मुझे आपका ई वेक्टर रखना होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जीरो वेक्टर प्रोड्यूस होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका एक्स मैट्रिक्स का साइज क्या था सर? एक्स मैट्रिक्स का साइज n×d था, राइट। तो एक्स ट्रांसपोज का साइज क्या होगा? d×n होगा। ई मैट्रिक ई ई जो आपका वेक्टर है, सबसे पहले बताइए ई वेक्टर आपने कौन से स्पेस में बनाया है? Rn स्पेस में बनाया, तो आपके ई वेक्टर का भी साइज क्या होगा? n×1 का ही होगा, क्योंकि आपने Rn स्पेस में बनाया उसे, ये भी n×1 का ही है। तो यहाँ पे जो आप रिजल्टेंट जीरो वेक्टर प्रोड्यूस करने वाले हो, उसका साइज क्या होगा सर? उसका साइज d×1 का होगा। ठीक है, मैं आपको अभी ये जीरो वेक्टर क्रिएट करके बताता हूँ कैसे होगा। जैसे आपका एक्स ट्रांसपोज सबसे पहले बना लेते हैं। आपका C1 कॉलम का ट्रांसपोज लोगे तो ऐसा होगा। वैसे आपके C2 कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज लोगे तो वो रो बन जाएगा। वैसे आपने क्या किया सर? आपके लास्ट कॉलम का भी आपने ट्रांसपोज लेके उसे रो बना दिया। ये क्या है सर? एक्स ट्रांसपोज है। आप समझ पा रहे हो क्या? ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया कौन सा है सर? एक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और आपका ई वेक्टर में ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, n×1। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? पहला कंपोनेंट क्या होगा बताइए? यहाँ पे डी कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट क्या होगा बताइए? पहला कंपोनेंट कैसा मिलता है? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो। दूसरा कंपोनेंट कैसा मिलता है? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हो। ये लास्ट कंपोनेंट कैसे मिलेगा? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हो, राइट। मैं होप कर रहा हूं कि ये पार्ट आप समझ गए। ये क्या है सर? जीरो है। ये क्या है सर? जीरो है। ये क्या है सर? जीरो है, राइट। मतलब अगर मैं ये करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं यही बना रहा था। यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसे जीरो लिख देता हूं ना। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे ऐसा जीरो लिखते जाता हूँ। समझ रहे हो? ये d×1 का वेक्टर है। तो यहाँ पे जो आपने एक सेपरेट कंडीशन लिखा है,
कि आपका एरर वेक्टर इन सारे कॉलम्स को परपेंडिकुलर है, सारे कॉलम्स को, ठीक है, सारे कॉलम्स को, ये 3 कॉलम्स को नहीं। यहाँ पे बीच में डॉट डॉट है, मतलब इन ये ये जो आपका वेक्टर है इन सारे कॉलम्स को परपेंडिकुलर है। ये जो आप अलग से ऐसा लिख रहे थे उसे मैं एक मैट्रिक्स नोटेशन में शॉर्ट हैंड में लिख दिया, कुछ तो ऐसा। ओके, तो मैं ये जो लिखा हूं वो सच है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर? इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, इसी सिचुएशन को। ओके, तो ये हटा देते हैं, हमारे अभी ये काम का नहीं है। ओके, तो आप क्या देख सकते हो अभी, आपका ई वेक्टर की जगह ना मैं ये सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, आपका एक्स ट्रांसपोज के जगह वाई माइनस वाई हैट सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, एन इक्वल टू 0 करूंगा। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स ट्रांसपोज वाई हैट इक्वल टू 0। अगर आप आपके इस पार्ट को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा इक्वल टू बनेगा। ओके, इतना पार्ट मेरे हिसाब से आप समझ गए हो, क्योंकि ये वाला सिचुएशन, ये वाला जो मैंने अभी रब किया सिचुएशन यहाँ पे कैप्चर हो गया है, तो उसे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने आपको एक चीज लिख के बताया था, राइट? मैंने क्या लिख के आपको बताया था सर? यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं चाहिए तो। आपका y कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं है, राइट? पर आपका y हैट कॉलम स्पेस ऑफ x में है, राइट? आप देख सकते हैं, पिक्चोरिकली भी देख सकते हैं, आपका y हैट वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ x में है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा y हैट वेक्टर मेरे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन कॉलम स्केल से बना सकता हूं। अगर आपका y हैट कॉलम स्पेस ऑफ x में है, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि आपका y हैट वेक्टर इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में बना सकता हूं, ठीक है? तो मैं ऐसा ऐसा बोलना प्रीफर करूंगा कि अगर मैं C1 को किसी कांस्टेंट थीटा 1 से मल्टीप्लाई करूं, वैसे ही आपने C2 को अगर किसी कांस्टेंट थीटा 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, वैसे ही अपने लास्ट कॉलम को किसी कांस्टेंट थीटा डी से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैं वाई हैट वेक्टर बना सकता हूं सर, राइट? क्योंकि वाई हैट आपका कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में है, तो इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप आपका वाई हैट वेक्टर बना सकते हो। मतलब आप ऐसा टीटा तो ढूंढ सकते हो, समझ रहे हो? आपका टीटा यहाँ पे अगर मैं वाई लिखता, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर वाई लिखता, क्योंकि आपका वाई कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में नहीं है, तो आप ऐसा टीटा वेक्टर, मतलब ऐसा टीटा कांस्टेंट कभी आप ढूंढ ही नहीं सकते। ऐसा ये सारे टीटा के कांस्टेंट वैल्यू आप ढूंढ ही नहीं सकते, समझ रहे हो? ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज आप ढूंढ ही नहीं सकते, ऐसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम से आप ये वाई वेक्टर क्रिएट कर पाओ। पर क्योंकि आप यहाँ पे वाई हैट लिखे हो, तो ये आप कर सकते हो। ये डुएबल है सर, ये काम डुएबल है। आप समझ पा रहे हो क्यों डुएबल है? क्योंकि आपका y हैट कॉलम स्पेस ऑफ x में है, तो कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से, x कॉलम x मैट्रिक्स के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं y हैट वेक्टर बना सकता हूं। ओके, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है मैं बोल रहा हूं? इसका इनडायरेक्टली मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं x मैट्रिक्स को किसी ऐसे थीटा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं जिसमें d कंपोनेंट्स हो गए, और मेरा मैं y हैट वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता हूं। समझ रहे हो? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स करने का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं डी कंपोनेंट्स रखूंगा जिनके हेल्प से मैं कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ, और मेरा वाई हैट वेक्टर मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो वही आप यहाँ पे लिखिए, वही आप यहाँ पे लिखिए, एक्स टीटा हैट। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है? टीटा इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ओके, इस एक्सप्रेशन को समझना जरूरी है कि इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। अभी तक अगर आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर वापस से एक बार मोटिवेशन से अभी तक हम कहां तक आए हैं वो देखते हैं। मैं आपको बता रहा था कि एक्स एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है n क्रॉस डी,
आपका थीटा एक वेक्टर है जिसका साइज है d क्रॉस 1, आपका y एक वेक्टर है जिसका साइज है n क्रॉस 1। पर आपका जो y है ना, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x से आप बना नहीं सकते। मतलब y इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, y इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तो जिस वजह से हुआ क्या कि ऐसे सिस्टम के लिए आप बोल रहे हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता सर, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, ये लीनियर अलजेब्रा से आता है अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये सिस्टम सॉल्व करने की कोशिश की। पर ये सिस्टम में जो आप थीटा वेक्टर ढूंढ रहे हो वो क्या करता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये सिस्टम आप जब सॉल्व करोगे, ये एक सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? देखिए, ये जो पार्ट है ना आपका, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। ये जो पार्ट है ना आपका, ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का साइज क्या है बताइए? अगर आपका x का साइज n क्रॉस d है, x ट्रांसपोज x का साइज क्या होगा? ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, खुद से आना चाहिए। इसका साइज होगा d क्रॉस d। ठीक है, इस वेक्टर का साइज क्या होगा सर? d क्रॉस 1। ओके, आपके थीटा वेक्टर का साइज क्या होगा सर? d क्रॉस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका थीटा वेक्टर है उसका भी साइज d क्रॉस 1 है, यहाँ पे भी जो आपका थीटा वेक्टर है उसका भी साइज d क्रॉस 1 है। ओके, पर यहाँ पे जो आप थीटा वेक्टर ढूंढ रहे हो वो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ढूंढ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसे ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपका एक थीटा वेक्टर है और यहाँ पे भी कोई तो एक वेक्टर v है फॉर एग्जांपल। समझ रहे हो? इस मैट्रिक्स को मैंने m नाम दिया, इस वेक्टर को मैंने v नाम दिया। तो यहाँ पे जो आप थीटा वेक्टर ढूंढ रहे हो इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ढूंढ रहे हो। और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन का भी केस आ ही नहीं सकता। ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आइदर आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आइदर आपको एक सॉल्यूशन आएगा यूनिक या फिर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, पर हमेशा आप थीटा वेक्टर ढूंढ पाओगे। ये क्यों हुआ पता है? ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि थीटा वेक्टर आपने क्या सोचा था, देखिए, ये थीटा वेक्टर आप कैसा वेक्टर सोच रहे हो? जो आपको वाई हैट बना के दे सकता है। ये थीटा वेक्टर आप कैसा सोच रहे हो? जो वाई हैट बना के दे सकता है। समझ रहे हो? इस एक्सप्रेशन को थोड़ा समझिए। ठीक है, आपका थीटा वेक्टर आप कैसा सोच रहे हो? जो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे वो वाई हैट बना के देगा। समझ रहे हो? आपका आपके पास ऐसा कोई थीटा आप ढूंढ नहीं पा रहे थे जो आप वाई बना सकते हैं यहाँ पे, पर उसका क्लोज अप्रोक्सीमेट ये थीटा वेक्टर बना सकता है और ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा आप बोल रहे हो। ठीक है, ऐसा हमेशा आपको थीटा वेक्टर मिल सकता है। मतलब यहाँ पे जो आप थीटा वेक्टर ढूंढ रहे हो ना, वही अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपका वाई हैट मिल जाएगा। ये कहानी है। समझ रहे हो? इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इस लीनियर सिस्टम को जब आप सॉल्व करोगे, उसके बाद जो आपको थीटा वेक्टर मिलेगा, अगर आप उसे यहाँ पे यूज करोगे तो आपको आपका वाई हैट वेक्टर मिल जाएगा। ये कहानी चल रही है। ओके, समझ रहे हो? और यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये मैंने क्यों क्लेम किया, यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मुझे बताइए, यहाँ पे नो सॉल्यूशन क्यों था? यहाँ पे नो सॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि ये y कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं था। समझ रहे हो? ये y कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं था। क्या ये y हैट कॉलम स्पेस ऑफ x में है क्या? हाँ है। ये नेसेसरी देखना है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप y हैट जो प्रोजेक्शन देखे थे अपने कॉलम स्पेस ऑफ x में ही देखे थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने जो y हैट देखा था कॉलम स्पेस ऑफ x में ही देखा था, राइट? y हैट कौन सा वेक्टर देखा था? इस y का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन दिस कॉलम स्पेस ऑफ x। आप समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? y क्या, y को क्या किया था? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट किया था आपके कॉलम स्पेस ऑफ x पे, उसे y हैट बुलाया था। तो आपका y हैट कॉलम स्पेस ऑफ x पे है, ऐसा ही आपने y हैट चूज किया। आप वाई हैट को चूज करने के टाइम ही कंडीशन ले लिए थे, वाई हैट मुझे कैसा चाहिए? मेरे कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में चाहिए, क्योंकि वाई का जो प्रोजेक्शन होगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगा,
मैंने कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में लिया था, इसलिए वाई हैट इस वेक्टर का कॉलम स्पेस ऑफ एक्स पे होना जरूरी है। मतलब ये होना जरूरी है, मतलब ये वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में है ही, तो यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है हमेशा। और उसका रीजन क्या है सर? y इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, y हैट इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, y हैट कॉलम स्पेस ऑफ x में है। ओके ओके, मैं होप कर रहा हूं ये चीज आप समझ पाए। ये सिस्टम सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि y कॉलम स्पेस ऑफ x में नहीं था, पर ये सिस्टम सॉल्व हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे y हैट कैसा वेक्टर चूज कर रहे हैं सर? इस y का क्लोज अप्रोक्सीमेट या फिर डुप्लीकेट या फिर प्रॉक्सी वेक्टर समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टीटा वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करिए, आपको आपका टीटा वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो आपको टीटा वेक्टर ही ढूंढना था, राइट? आप इस लीनियर सिस्टम को जब सॉल्व करना चाहते थे, आप ये टीटा वेक्टर ही ढूंढना चाहते थे, तो मैं यहाँ पे टीटा वेक्टर ही आपको ढूंढ के दे रहा हूं, पर उसके डुप्लीकेट के हिसाब से ढूंढ के दे रहा हूं। समझ रहे हो, यहाँ पे आप टीटा वेक्टर ही ढूंढना चाहते थे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? टीटा वेक्टर आप ढूंढ नहीं सकते बोल रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैं टीटा वेक्टर ढूंढ सकता हूं, पर उसके डुप्लीकेट के हिसाब से ढूंढ सकता हूं, उसके क्लोज अप्रोक्सीमेट के हिसाब से ढूंढ सकता हूं। और ये टीटा वेक्टर कैसे मिलेगा सर? इसको सॉल्व करिए, यही आपका यहाँ पे टीटा वेक्टर है। इस सिस्टम को सॉल्व करिए, यही आपका यहाँ पे टीटा वेक्टर है। तो ये नॉर्मल इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नॉर्मल इक्वेशन नाम से जानते हैं, जो मैंने बॉक्स में डाला है, नॉर्मल इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे सर। ओके, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम अपने लीनियर इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। मैं होप कर रहा हूं कि ये कहानी आपको समझ में आया। थैंक यू। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर एंज मंगनो जिमें मैं वड्डा जे खोल।